नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। हम इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। 1950 से 1990 तक की इकोनॉमी हम 5 ईयर प्लान उसमें देख चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, लगभग काफी चीजें हम उसमें देख चुके थे। अब हम आज देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन। एलपीजी बम कहा जाता है इसे। ये आया था 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। क्या क्या मॉडर्नाइजेशन, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ, क्या क्या इकोनॉमी को सुधार करने के लिए कदम उठाए भारत सरकार ने, ये यहाँ पर इस चैप्टर में आई थिंक पढ़ने को अपने को मिलेगा। हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियो बना के आपके लिए डालता रहूंगा। एक चीज और है, आपको यहाँ यूट्यूब में समझ में ना आए तो मेरे मोबाइल ऐप है द्विवेदी साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी की, बोधी एआई डेवलपर है उसका। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से भी आप मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। वहां पर नोट्स वगैरह, टेस्ट पेपर वगैरह, बहुत सारा मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप जिस तरीके से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा यूट्यूब लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप भी मेरी हेल्प करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करेंगे और व्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। अब चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मिक्सर। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, कैपिटलिस्टिक यानी प्राइवेटाइजेशन और सोशलिस्टिक यानी गवर्नमेंट। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज दोनों को मिला करके इंडिया ने अडॉप्ट की जो इकोनॉमी, वो इकोनॉमी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। उस पर काम करना शुरू किया। बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड। लेकिन हकीकत ये थी, कहा तो गया मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन हकीकत ये थी कि जो भारत में वर्चस्व था वो कैपिटली सोशलिस्ट का ही था, यानी गवर्नमेंट ने ही हर चीजें कंट्रोल की, प्राइवेट सेक्टर को इग्नोर किया गया। देयर वॉज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में का इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा थे, और जो प्राइवेट सेक्टर थे वहां पर इन्वेस्टमेंट कम था, चुनिंदा इंडस्ट्रीज थी। देयर वॉज द dominance of public the domin the public sector dominated the control and regulation of our country and provides private sector was ignored. अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। देयर वाज यूज द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर for about 4 decades led to establishment of various rules and laws which hampered the process of growth and development. इनका ये कहना है कि चूंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उतना बढ़ावा नहीं दिया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी को जिस रफ्तार से, जिस तेजी से आगे बढ़ना था, ग्रोथ करनी थी, उस रफ्तार से ग्रोथ इसकी हुई नहीं। इसकी वजह से क्या इश्यूज आए हैं देखते हैं। 4 डिकेड्स यानी 40 वर्ष। 10 साल का एक डिकेड्स होता है, और 4 डिकेड्स का मतलब होता है कि 4 डिकेड्स का क्या मतलब होता है मेरे मित्रों? 40 साल। तो आगे बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ जानकार कहते हैं, कुछ ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू अचीव। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है, कुछ ज्ञानियों का ये कहना है कि पब्लिक सेक्टर की वजह से इंडियन इकोनॉमी को सेविंग और ग्रोथ की इसने। एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किया और फूड सिक्योरिटी को डेवलप किया, सस्टेन किया, और एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ावा दिया, ऐसा इन लोगों का कहना है।
रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म सुधार क्यों लाया गया 1991 में, अब ये हम समझते हैं, क्योंकि था रिसेशन। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1991 वाज वेरी मिसरेबल। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, एकदम खराब स्थिति में थी। was very it was due to the cumulative effect of number of reasons, बहुत सारी वजहें थी इनकी, क्यों था वो वजह हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो मेजर जो वजह थी वो क्या थी, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द 40 years period 1951 to 1990 public sector was assigned an important role to work for economic development of India. However, except for few public enterprises, the overall performance was very disappointing. 40 सालों तक पब्लिक सेक्टर ने काम किया, पूरा इन्वेस्टमेंट उसी में किया गया, लेकिन जो ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ हुई नहीं। तो पुअर जो परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट, हाउएवर एक्सेप्ट फ्यू, कुछ एंटरप्राइजेस जो थे उन्होंने उनका परफॉर्मेंस ठीक था, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो डिसअपॉइंटिंग था। क्यों ऐसा था, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी और क्या। तो देखिए the huge losses incurred by a good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reforms. बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था, पुअर था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ न्यू रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। अब ये वजह बहुत सारी हो सकती हैं, सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करते थे, या उनका जो भी हो, पुअर परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट था, लोग अच्छे से काम नहीं करना चाहते थे, लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, जो कि फ्री में मिलती थी, फ्री का लोगों को हजम नहीं होता है, वॉट एवर इट इज। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब उसके बाद डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट था। डेफिसिट ऑफ बैलेंस इन पेमेंट का मतलब होता है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि फॉरेन से जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरी में जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, यानी फॉरेन कंट्रीज को हमने फॉरेन कंट्रीज से खरीदा ज्यादा है और फॉरेन कंट्री को बेचा कम है। इसकी वजह से क्या होता था मित्रों कि इसकी वजह से होता ये था चलिए, इसकी वजह से होता था कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता था और एक्सपोर्ट कम होता था। क्यों, जब प्रोडक्शन ही नहीं होता होगा तभी तो हम इंपोर्ट करते थे। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से जो हमें मिलता था वो कम मिलता था, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते थे वो ज्यादा करते थे, यानी पेमेंट हमें ज्यादा। इवन आफ्टर इम्पोजिंग हैवी टैरिफ्स एंड फिक्सिंग कोटास देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिए, इम्पोज कर दिया, एक लिमिटेशन फिक्स कर दी, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, फिर भी इंपोर्ट बढ़ता ही गया। निश्चित रूप से फेल्यूअर गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट का था, गवर्नमेंट उन सरकारी का ऑफिसेस को ठीक से चला नहीं पा रही थी, टोटल फेल्यूअर गवर्नमेंट का था और बिल किसी और के नाम पे फटा। तो उस वजह से इंपोर्ट ज्यादा होता था और एक्सपोर्ट कम होता था। On the other hand, there was slow growth of export due to low quality and high prices in Indian goods in the international market. भारतीय सामान का विदेशी बाजार में मूल्य ज्यादा होता था, यानी प्राइसेस ज्यादा चार्ज करते थे इंडियन लोग, और क्वालिटी भी लो होती थी, जिस वजह से लोग बाग खरीदना पसंद नहीं करते थे, यानी एक्सपोर्ट कम होता था और इंपोर्ट ज्यादा होता था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देयर वाज ए कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स कम थे और मनी सप्लाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ते चले गए चीजों के, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता गया। प्राइजेस बढ़ने का मतलब होता है परचेजिंग पावर मनी की कम होना, और मनी की परचेजिंग पावर कम होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है।
यानी ज्यादा पैसे में यदि कम चीजें खरीदते हो तो ये कहलाता है इन्फ्लेशन, महंगाई। सैया बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। Fall in foreign exchange reserves. In 1991, foreign exchange reserves fell to lowest level and it lead to the foreign exchange crisis in the country. 1991 में जो हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता था वो बहुत कम हो गया, यानी कि फॉरेन करेंसी हमारे पास अवेलेबल ज्यादा नहीं थी, और जिस वजह से भी हमारी मनी की जो वैल्यू है करेंसी की वो डाउन होती थी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब टू फाइनेंस इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स एंड वाज नॉट एडिक्वेट। इतना कम हो गया था रिजर्व कि हम 2 हफ्ते से ज्यादा का भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं होता था टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड इन इंटरनेशनल लेंडर। जो पुरानी सरकारों ने उधारी ले रखी थी 1991 से पहले, उन्होंने इतना कर्ज ले रखा था कि उनको ब्याज देने के लिए भी विदेशी मुद्रा का भंडारण यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज अवेलेबल नहीं थी। सब साले हराम। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। Huge burden of debt. The origin of financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy. जो मैं अभी कह रहा था, मैनेजमेंट सही नहीं था, वही बात इन्होंने लिख दी। The government was not able to generate sufficient revenue. गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, क्षमता नहीं थी कि वो रेवेन्यू सफिशिएंट जनरेट कर सके इंटरनल सोर्सेज से। टैक्सेशन, रनिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, क्योंकि नेताजी तो सिर्फ अपनी बनाने में लगे थे, उनसे कोई इकोनॉमी से कोई लेना देना होता नहीं था, और लोग ये समझते नहीं थे, पढ़े लिखे ही नहीं थे, इतना पढ़ाते ही नहीं थे, शिक्षा पे काम ही नहीं होता था, बस वही भेड़ छाप कहानी चलती थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता गया लेकिन रेवेन्यू जनरेट उसके कंपैरिजन में नहीं हुआ। That at the time of foreign exchange borrowed from other countries and international financial institution was spent on meeting consumption needs. तो जो फॉरेन से उधारी लेते थे वो सब अपनी जरूरतें पूरा करने में लगा देते थे, बल्कि ग्रोथ के लिए यूटिलाइज ही उस चीज को नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जितने भी थे वो सारे के सारे लॉसेस में चले गए। चलिए, क्राइसिस ऑफ 9 फोर्स्ड इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की नौबत आ गई। तो मैनेज इतना मतलब इनसफिशिएंट मैनेज था, कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये सोशल मीडिया पर है। बाकी आप ये सोच लीजिए कि यदि इनका मैनेजमेंट सही होता तो क्या लोन लेना पड़ता? नहीं। Indian government approached the International Bank for Reconstruction and Development IBRD से इन्होंने अप्रोच की, पॉपुलर वर्ल्ड बैंक जिसे कहा जाता है, और IMF से, और रिसीव्ड 7 मिलियन एज लोन। 7 मिलियन का लोन लिया। अब कितने जीरो लगेंगे आप सोच लीजिएगा, बिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up the economy. इसकी वजह से ये जो लोन लिया तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि आप अपने इकोनॉमी खोलो कि विदेशी आपके यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकें, फिर से बेचने की तैयारी शुरू कर दी। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से अपने रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखे हैं हटा लो। आपके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कम करो, उनका रिड्यूस करो, और ट्रेड बैरियर्स जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है उनको भी आप, लाइसेंसिंग की पॉलिसीज वगैरह जो है उनको हटा दो। इंडिया एग्रीड टू कंडीशंस, और इंडिया एग्रीड हो गया। नेताजी को तो पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए, और वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन ले लिया 7 बिलियन का। अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी जनरेट की गई, और नई इकोनॉमिक पॉलिसी में जो रिफॉर्म हुआ 91 में वो क्या था, हम ये देखते हैं, कुछ उसके मेजर्स देखते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स, उसने क्या मेजर उठाए जिससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, जो बैरियर्स थे उनको खत्म किया गया, और ग्रोथ किस तरह से हुआ ये हम देखते हैं। They refers to short-term measures which aim at correcting weakness of the balance of payment by maintaining sufficient foreign exchange reserves. Corrective measures लिए गए, foreign
और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कीपिंग द राइजिंग प्राइजेस अंडर कंट्रोल। जो प्राइजेस बढ़ने लगे थे उनको कम करने की कोशिश की इन्होंने। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लिए जिससे गरीबी, वीकनेस, जो कमजोरी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसको दूर करें और सफिशिएंट फंड को मेंटेन किया जा सके। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो इतना मेंटेन हो सके कि स्मूथली वर्किंग होती रहे। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या था? इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की इफिशियंसी को बढ़ाना। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी में जो रिजिडनेस थी, जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी, उन पॉलिसीज को खत्म करो और थोड़ा सा इसमें लचीलापन लाओ ताकि लोग आसानी से व्यापार करना शुरू कर सकें। मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एलपीजी बम, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीन चीजें थी। इसको एलपीजी कहा गया और यही पिलर था जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए का काम करने की कोशिश में किया गया था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता था कि रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर से ग्रोथ, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जो लाइसेंसिंग वगैरह, वो खत्म कर दो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट सेक्टर्स को दे दो। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंटरनेशनली आप ट्रेड को बढ़ावा दो, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में भी आप भी शामिल हो जाओ। तो सबसे पहला जो जुनूने सुधार था वो था लिबरलाइजेशन। बहुत अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। प्रायर टू 1991 there were large number of government restriction in India in the areas of licensing, import and export, trade, dealing in foreign exchange etc. बहुत सारे restrictions थे। 1991 जुलाई 91 में एक पैकेज दिया गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल के, और वहां पर लिबरलाइजेशन लाए। और लिबरलाइजेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर में जो एंट्री बैरियर था, उस बैरियर को, उस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करना एकमात्र उद्देश्य बनाया लिबरलाइजेशन ने। तो लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको खत्म करो, उसका रेगुलराइजेशन खत्म करो और ग्रेटर ऑटोनॉमी दो, फ्रीडम दो प्राइवेट सेक्टर को कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार हो। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन कॉमर्शियल लाइंस। और गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दे दिया कि जैसे भी हो आप बिजनेस चलाओ, ताकि इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके। द पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपांड। अनलॉक करो, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल लॉक्ड है उसको खोलो, बाजार में लाओ ताकि प्राइवेट सेक्टर जम करके मेहनत करे और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में इन्वेस्टमेंट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के लिए काम मिले। अब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो टेकन हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स एटसेट्रा। अब एक एक को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आया ये समझिए। तो इन ऑर्डर टू मेक जुलाई 24 1991 जो वेरियस रिफॉर्म्स लिए गए वो ये थे कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट लाया गया, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दिया गया, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की गई और डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर किया गया। तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द न्यू पॉलिसी abolished industrial licensing for all the projects except for a short list of industries like liquor, defense equipment, industrial explosive etc. मतलब पहले क्या होता था, आपको इंडस्ट्री डालना होती थी तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ये लाइसेंसिंग इन्होंने खत्म कर दी कि अब आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, फ्रीडम है, आप फ्री हैंड हो, आप जैसे चाहो इंडस्ट्रीज खोल सकते हो। लेकिन सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन लागू था और अभी भी है। पहली लीकर इंडस्ट्री,
दूसरी डिफेंस और तीसरी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। ये 3 मेन है और भी थी, वो आगे आएंगी। नो लाइसेंस वर नीडेड, अब लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। किस लिए? टू सेटअप न्यू यूनिट्स, नया इंडस्ट्री डालने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यदि आप एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइन में करना चाहते हो तो भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाउएवर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी पर्पज और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की वजह से लाइसेंसिंग कंपलसरी रखी गई, जैसे लीकर, डिफेंस और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, बम वगैरह के लिए। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया, जिसकी वजह क्या थी? द स्ट्राइकिंग फीचर्स वाज द रिडक्शन इन द रोल, मतलब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बेच करके प्राइवेट हाथों में बेचना शुरू कर दिया। सेक्टर इन द फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व, पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व थी वो 17 थी, 17 में से ये 3 थी, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, ये में थी कि इनमें गवर्नमेंट के अलावा और कोई काम दूसरा नहीं कर सकता। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल, जो रिजर्वेशन दिया गया था वो भी खत्म। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। डी मतलब हटाना। द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब पहले तो होता था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था, जिससे वो मशीन वगैरह नहीं खरीद पाते थे। तो ये जो रिजर्वेशन था ये खत्म कर दिया और ये अमाउंट इनके बढ़ा दिए। जैसे मान लो पहले 10 लाख, 12 लाख, 50 लाख का रिस्ट्रिक्शन था, तो अब ये करोड़ों में कर दिया कि अब करोड़ रुपए भी आप लगा सकते हो मशीनों वगैरह में। इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन प्राइजेस थ्रू फोर्सेस ऑफ मार्केट, फोर्सेस से प्राइस डिसाइड करो और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में प्राइस डिसाइड करके सामान खरीदो बेचो, जो करना है वो करो, बस इकोनॉमी को डेवलप करो, क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं थी। मोनोपोली ऑफ रिस्ट्रिक्टिव टू एमआरटीपी एक्ट आया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर अप्रूवल फॉर एक्सपांशन एस्टेब्लिशमेंट, ये सब खत्म हो गए। जो अमलगमेशन अंडरटेकिंग ये होते थे, ये सब एलिमिनेट कर दिया गया। इसको जो करना है वो करो, यानी मोनोपोली जो थी पहले उसको खत्म कर दिया गया। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, एक ही बेचने वाला, खरीदने वाले बहुत हैं। तो इसमें होता था मिसमैनेजमेंट और ढंग से काम नहीं हो पाता था, ग्रोथ नहीं होती थी। तो इसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। फिर जो रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड प्रैक्टिसेस में, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उनको भी खत्म कर दिया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया इन्होंने? तो चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई किया और ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक किया और इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दिया। ईज इन एक्सपांशन प्रोसेस किया। तो देखो चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई में क्या था? द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। पहले आरबीआई बैंक चलाती थी, जिसको इन्होंने बोला कि तू भाई बैंक मत चला, बस ज्ञान बांट, बस फैसिलिटेटर बन जा, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाओ और लोगों से काम कराओ। यानी प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया। प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक जो है पहले कुछ और बैंक के नाम से जानी जाती थी। तो ये बैंकों का उदय हुआ और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम करके और इनको ऑर्गेनाइजेशन दिए गए कि आप लोग प्राइवेटाइजेशन करो और बैंकें चलाओ। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 51% कर दिया गया। यानी पहले यदि कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहे तो उसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट दिया जाता था ताकि मालिकाना हक भारत का ही रहे। फिर धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा के 51% कर दिया कि ज्यादातर मालिकाना हक उनका हो जाए और वो लोग यहाँ पर आकर इंडस्ट्रीज चलाना शुरू करें और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह दें, नेताओं की जेब भरें। ईज इन एक्सपांशन प्रोसेस, अब बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। बैंक को खुला बोल दिया भाई तुमको जितनी ब्रांच खोलनी खोल लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई, अब पहले अप्रूवल लेना पड़ता था ब्रांच खोल, अभी बैंक बनाने के लिए, बैंक सेटअप करने के लिए आपको अप्रूवल लेना है आरबीआई की, लेकिन ब्रांच खोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप जितनी चाहे ब्रांच खोल सकते हो। फिर ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अच्छा ये वापस से वही है। टैक्स रिफॉर्म में क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स होते हैं। अब
गवर्नमेंट को यहाँ से कम रेवेन्यू मिलता था, तो ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी लेके आया, और फिस्कल पॉलिसी में दो तरह के टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब वो टैक्स जो इनकम पे लगता है और जिसका बर्डन बर्डन उसी पर होता है जो वो टैक्स भरता है, जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ये वाला जो कंपनियों को और इंडिविजुअल को उनकी इनकम पे लगता है, इनकम पर लगता है या फिर प्रॉपर्टी पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, जैसे जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि इसका बर्डन किसी और पे होता है और गवर्नमेंट के खजाने में कोई और जमा करता है। मतलब जिस बंदे ने आपको गुड्स बेचा या सर्विस दी वो आपसे वसूलता है और वो बंदा सरकारी खजाने में जमा करता है। तो ये इनडायरेक्ट है क्योंकि आपके और सरकार के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, बीच में एक मीडिएटर है, दुकानदार। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स मतलब आपके और सरकार के बीच में कोई वो नहीं है, सीधा संबंध है। आप जितना कमाओगे उस पर डायरेक्ट आप गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स जमा कर दोगे। मेजर टैक्स रिफॉर्म्स, रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स रेट जो थे उनको कम किया गया। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉम्प्लिकेशन था उसको कम किया गया, कुछ फैसिलिटेट किया गया ताकि आसान सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस की गई ताकि लोग उस पर इंटरेस्ट लें और उस पर काम करना शुरू करें। जीएसटी जो 29 मार्च 2017 को पास हुआ और 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ, इसने इनडायरेक्ट टैक्स की जो जटिलता थी, जो कठिनाइयां थी, उनको दूर करके और आसान कर दिया। जो लोग टैक्स चोरी करना की कोशिश करते थे वो भी धीरे धीरे कम करने लगे और धीरे धीरे लोग गवर्नमेंट को टैक्स देना शुरू कर दिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको सुविधाएं मिलेंगी तो आप पेमेंट देने में घबराएंगे नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया। ओ माय गॉड, यानी जो हमारी करेंसी 1 रुपए की वैल्यू थी पहले, उस वैल्यू को कम कर दिया गया। अच्छा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले थे मनमोहन सिंह जी, जिनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहा जाता है, जिनको सबसे अच्छा इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, उन्होंने ये पॉलिसी डेवलप की थी। चलिए, तो डिवेल्युएशन कर दिया रुपए का। आज जो मोनेटाइजेशन मोदी जी ने किया था, 2000 और 500 की करेंसी बंद की थी, 1000 और 500 की, वो जो डिमोनेटाइजेशन था, इन्होंने तो उससे भी घटिया काम किया था, डिवेल्युएशन ऑफ रुपए का। अपना खुद का परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का अच्छा नहीं था, तो इन्होंने बोला एक काम करो, हम हमारे रुपए की वैल्यू को ही कम कर लेते हैं। आज जो 1 रुपए वैल्यू हमारे रुपए की, उसको हम और कम कर लेंगे और फॉरेन कंट्री की वैल्यू बढ़ा देंगे। ये इन्होंने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस किया था। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, द रुपी वाज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। विदेशी मुद्राओं की वैल्यू बढ़ा दी और अपनी वैल्यू कम कर दी। ये इन्होंने एक्शन लिया था सुधार के लिए और महान हो गए ये। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जो पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी उसको खत्म करके डिमांड और सप्लाई के बेसिस में कर दिया कि यदि डिमांड ज्यादा होगी भाई साहब तो प्राइस बढ़ा लेंगे और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम कर लेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।